हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ओकुल में। तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने पिछली क्लास में करंट अफेयर्स का एक टॉपिक देखा हुआ था जहां पे आंध्र प्रदेश ने एक बिल को लेके आए हुए थे जो थ्री कैपिटल्स हैं उसको रिपील, थ्री कैपिटल का एक एक्ट पास किया गया था 2020 में। उसी को रिपील करने के लिए नया बिल लेके आए हुए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा उस बिल का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट था, आपने ये भी मैंने आपसे बोला हुआ था कि आप अपने व्यूज दीजिए कि इसके क्या फेवर्स हैं, क्या अगेंस्ट है, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो आज हम लोग क्या करेंगे इस वाली क्लास में, सेवेंथ शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड एक न्यूज आई हुई थी, वो न्यूज क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं एनके सिंह, उन्होंने ये बोला है कि हम लोगों को एक थॉरो रिव्यू की जरूरत है सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कई सारे चैलेंजेस आए हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक एज वेल एज द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज और पैंडेमिक की वजह से जो भी चेंजेस आए हुए हैं, जो भी चैलेंजेस आए हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एक फिर से रिव्यू किया जाए सेवेंथ शेड्यूल को। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो कंटेंट है आपके मेंस और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बन जाता है, क्या कहा गया था एनके सिंह के रिपोर्ट के मीन्स एनके सिंह के द्वारा रिलेटेड टू द सेवेंथ शेड्यूल, तो आप मुझे वहां पे सारे व्यूज बताइएगा, क्या फेवर, क्या क्यों जरूरत है, एंड सो ऑन, वे फॉरवर्ड भी। और प्रीलिम्स में क्या है, 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, एंड देन अदर थिंग रिलेटेड टू द सेवेंथ शेड्यूल, कौन सा एक्ट, कौन से लाइक आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सो ऑन। तो हम लोग देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है सेवेंथ शेड्यूल का है। ये यूनियन पावर कमेटी जो थी वो ये सोचती थी कि हम लोगों को थ्री लिस्ट को इस्टेब्लिश करना चाहिए, जो भी इस्टेब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, क्योंकि काफी ज्यादा ये सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट था जितने भी लेजिस्लेटिव पावर दिए गए थे सेंटर्स और स्टेट के बीच में, ताकि एक प्रॉपर ओके दीज आर द थिंग्स, ये इतने पावर स्टेट्स के पास है। जब उतने पावर स्टेट्स के पास दे दिए जाएंगे तो क्या है, स्टेट्स गवर्नमेंट उन पे काम करेगी, उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज आएंगे वो सॉल्व किया जाएगा स्टेट्स गवर्नमेंट के द्वारा। जो बर्डन है वो बर्डन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सिमिलरली हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का, ये वर्ड जो है आप याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन रिलेटेड टू द पंच, जो लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, पंचायत एज वेल एज द म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये चीज आप वहां पे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से क्या है कि अलग एक ही पावर सेंटर में होगा तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाता। जब तक अगर आप पावर डिसेंट्रलाइज नहीं करते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे टू द लोअर गवर्नमेंट, तो प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। यही सेम चीज उन्होंने बोला था कि यूनियन पावर कमेटी, उन्होंने यही चीज बोला था कि अगर हम लोग जो भी लिस्ट हैं, इन सारी थ्री काइंड ऑफ लिस्ट जो भी आया हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, अगर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच में, ताकि सेंटर अपने जो भी आइटम्स होंगे यूनियन लिस्ट में उस पे सेंटर काम करेगी, जो भी आइटम होंगे स्टेट लिस्ट में स्टेट काम करेगी, एज वेल एज द कॉन्करेंट लिस्ट, इन दोनों पे काम किया जाएगा सेंटर और स्टेट्स के द्वारा। इसका मकसद यही था, इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि ताकि हम लोग एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को लाइक ऑटोनॉमी दिया जाए, एंश्योर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसके अलावा भी एक ऐसा मॉडल को बनाया, ऐसा मॉडल सोचा गया था कि ताकि जितने भी डिसएग्रीमेंट आ रहे हैं सेंटर और स्टेट्स के ज्यूरिडिक्शन के द्वारा, उसको भी कंप्लीटली खत्म कर दिया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ऑन द अदर हैंड डेमोन्स्ट्रेट पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द, ये भी इंपॉर्टेंट देखिए, अगर क्योंकि ये पावर तो पार्लियामेंट के पास दिया गया है कि आप जो भी लेजिस्लेटिव पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए स्टेट्स को एज वेल एज अदर। तो यहाँ पे पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल है स्टेट्स लेजिस्लेटर के ऊपर। और इट इज वर्थ नोटिंग, अभी एक रिसेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडिफिकेशन किया गया जहां पे आर्टिकल 246 ए को ऐड किया गया है, जो कि एक क्रिएट करता है एक यूनिक प्रोविजन होना चाहिए फॉर लेवी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि इंक्लूडेड नहीं है इन दी सेवेंथ शेड्यूल लिस्ट फ्रेमवर्क। याद रखिएगा, ये सेवेंथ शेड्यूल जो जीएसटी है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेवेंथ शेड्यूल लिस्ट फ्रेमवर्क। Constitutional provision related to the seventh schedule
कौन सा आर्टिकल कहता है, कौन सा आर्टिकल 7 शेड्यूल के बारे में बात करता है? आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि जो भी पावर्स होंगी वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा यूनियन और स्टेट्स के द्वारा अंडर द 7th शेड्यूल। कौन कौन से की प्रोविजन है रिलेटेड टू द यूनियन लिस्ट? देखिए, अगर हम बात करते हैं इस चीज से रिलेटेड, अगर आपको प्रॉपर मटेरियल मिल जाएगा, जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ, चाहे मैंने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया होगा और इस वाले में जो आने वाले लेक्चर, हर एक का छोटा छोटा पीडीएफ आपको मिलता ही रहेगा। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट, मेरी पूरी गारंटी है कि पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाए। और साथ ही में अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले, ताकि वहां पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग आज 7th शेड्यूल का पढ़ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन 7 शेड्यूल के क्विज में मिलेंगे, तो आप क्विज भी अटेंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या प्रोविजन है जो कि यूनियन लिस्ट में मेंशन किया गया है। जो भी लॉ पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाएगा यूनियन लिस्ट में, उस पे क्या है, दे कैन प्रोवाइड अ स्टेट पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और वहां पे ये भी बोला गया है कि सेंटर को ऑथराइज किया गया कि ताकि वो स्टेट्स को पावर भी दे सके और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दे सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ग्रांट करता है सेंटर exclusive legislative authorities over the subjects listed in the union list। कितने सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में? देयर आर 15 सब्जेक्ट ओवर विच द पार्लियामेंट, 15 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की सोल टैक्सिंग अथॉरिटी है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ 15 ही सब्जेक्ट हैं यूनियन लिस्ट में। बात करें तो टोटल जो है 100 कॉपीज, जो 100 इट हैज 77, शुरुआत में क्या थे, सॉरी 97 सब्जेक्ट्स थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन उसको बाद में इसको बढ़ा के 100 कर दिया। देखिए, आप ये थोड़ा अपडेट पे रहिएगा, कितने हैं कितने नहीं, आने वाले टाइम में ये चेंज होते ही रहते हैं। इसका ऐसा क्यों किया गया, इसको बढ़ाया क्यों किया? ताकि यहाँ पे ये बोला गया है ताकि ये इसके जो भी सब्जेक्ट्स हैं ये हमेशा स्टेट्स लिस्ट से ज्यादा होने चाहिए, ताकि यूनियन लिस्ट जो है वो डोमिनेट कर सकता है एज द स्ट्रॉन्ग सेंटर। और इसका काफी ज्यादा वाइडर कवरेज होगा टॉपिक्स मीन सब्जेक्ट देन ईदर ऑन द टू लिस्ट। हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट एज वेल एज द कॉन्करेंट लिस्ट, इन दोनों को मिला के अगर बात किया जाए तो इसका सबसे ज्यादा कवरेज है यूनियन लिस्ट का। यूनियन लिस्ट कंटेन करता है जितने भी इश्यूज होंगे या फिर जो मैटर होंगे रिलेटेड टू द एसेंशियल ऑफ हमारे देश की जरूरतों के लिए, जो नेसेसिटेट किया जाएगा यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन अक्रॉस द कंट्री। यूनियन लिस्ट का सुपरमेसी होना स्टेट लिस्ट पे ये गारंटीड देता है कि ये गारंटीड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो कि स्टेट्स करता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो एज वेल एज ओवरलैप नहीं होना चाहिए। एंड यूनियन लिस्ट टेक प्रेसिडेंस, यूनियन लिस्ट को हमेशा पहले ही वो मिलता है प्रेसिडेंस। बात करते हैं स्टेट लिस्ट में, तो स्टेट लिस्ट कंटेन 61 आइटम्स, 61 आइटम्स स्टेट लिस्ट में दिया गया है। और स्टेट लेजिस्लेचर के पास अथॉरिटीज है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर ही उन सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकते हैं, इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट लिस्ट। जो भी आइटम्स स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं उन पे स्टेट लेजिस्लेचर ही लॉज बना सकते हैं। all of this however is only possible in the normal circumstances। normal circumstances मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इमरजेंसीज की सिचुएशन नहीं आती है, अगर इमरजेंसी नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाती, या फिर इमरजेंसीज कैन बी नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एज वेल एज द फाइनेंशियल इमरजेंसीज। इस केसेस में स्टेट लेजिस्लेचर ही लॉ बनाते हैं। अगर इमरजेंसीज इम्पोज हो जाएगी तो हम लोगों ने इमरजेंसीज वाला आपने कहीं पे देखा होगा, हमारे साथी ओकुल में इमरजेंसीज का एक प्रॉपर टॉपिक पड़ा हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं क्या क्या कौन कौन सी पावर, कैसे पावर ट्रांसफर किया जाता है पार्लियामेंट के पास सारी की सारी स्टेट लेजिस्लेचर की। आर्टिकल 249 कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि पार्लियामेंट, यहाँ पे पार्लियामेंट द एबिलिटी, पार्लियामेंट के पास पावर दिया गया है कि वो लेजिस्लेट कर सकते हैं
कोई भी लॉज बना सकते हैं स्टेट लिस्ट पे अगर वो नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि जो टॉपिक, जो भी लिस्ट, जो भी आइटम स्टेट लिस्ट में दिया गया है तो उस पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर ही बना पाएंगे, नहीं सनी। अगर वहां पे नेशनल इंपॉर्टेंस लगता है पार्लियामेंट को तो 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत पार्लियामेंट भी उस पे कानून बना सकता है। अदर 3 कंडीशंस जो दी गई हैं स्टेट लिस्ट में, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर स्पेसिफाइड। कौन कौन सी 3 कंडीशन है? जब राज्यसभा, अगर राज्यसभा ने एक रेजोल्यूशन को पास कर दिया है तब जाके पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में जो भी आइटम है उस पे कानून बना सकता है। सेकंड, इमरजेंसी के टाइम, आर्टिकल 215 हम लोगों ने भी डिस्कस किया हुआ था। थर्ड क्या है, जब 2 या फिर 2 से अधिक राज्य एक रेजोल्यूशन को पास करते हैं, ये बोलते हैं कि पार्लियामेंट हमारे जो भी आइटम स्टेट लिस्ट में दिया गया है उस पे पार्लियामेंट कानून बना सकता है। और ऐसे केस में, इस केस को क्या बोलते हैं, जब 2 और 2 से अधिक के राज्य एक रेजोल्यूशन को पास किया जाए उसको बोला जाता है ज्वाइंट रेजोल्यूशन। की प्रोविजन और क्या क्या है स्टेट लिस्ट में? स्टेट लिस्ट जो है वो स्पेसिफाई करता है इश्यूज ऑफ रीजनल, जो भी रीजनल या फिर लोकल इंपॉर्टेंस है, एज वेल एज इश्यूज दैट अलाउ फॉर द डाइवर्सिटीज ऑफ इंटरेस्ट। स्टेट लिस्ट कंटेन 20 आइटम, जहां पे देखिए हम लोगों ने पहले के क्या देखा हुआ था, यूनियन लिस्ट में 15 आइटम थे जहां पे सिर्फ पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो सोल टैक्सिंग अथॉरिटी पूरी दी गई है उसके ऊपर, और यहाँ पे 20 आइटम है जहां पे सोल अथॉरिटी दिया गया है ताकि वो टैक्स को कलेक्ट कर सकें। आपने देखा हो सेंटर स्टेट रिलेशन में, सेंटर स्टेट रिलेशन का ही ये टॉपिक है जहां पे प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है अबाउट द टैक्स, किस केस में कौन कौन से टैक्सेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के पास आते हैं, कौन से टैक्स हैं जो पार्लियामेंट बनाता है या पार्लियामेंट बनाता है लेकिन उसको कलेक्ट किया जाता है स्टेट के द्वारा एंड सो ऑन। तो आप ये एक बार जरूर देखिएगा सेंटर स्टेट रिलेशन में। अगर हम बात करते हैं दिल्ली के केस में, नेशनल कैपिटल वाज गिविंग एक पर्टिकुलर कंसीडरेशन दिया गया था 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के द्वारा में, सॉरी, यहां पे दिल्ली गवर्नमेंट को प्रोहिबिट किया गया है कि वो 3 जो भी स्टेट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में 3 जगह वो कानून नहीं बना सकते हैं। 3 आइटम्स जो दिए गए हैं उन पे कानून नहीं बनाया जा सकता है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की। तो कॉन्करेंट लिस्ट में कितने आइटम्स हैं? 52 आइटम जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में लिस्टेड किए गए हैं। ये कॉन्सेप्ट जो कॉन्करेंट लिस्ट का है ये हम लोगों ने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उन दोनों के पास अथॉरिटी है कि वो कानून बना सकता है किसी भी टॉपिक पे जो भी कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक मेंशन है। मैं ये नहीं बोला कि पूरे 52 ही बता दीजिए, आप कम से कम 5-6 कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन किए गया है। की प्रोविजन क्या दिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट का? की प्रोविजन, इसमें अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी बिल होगा वो उसको चांस दिया जाएगा, मींस से उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा सबसे पहले। कॉन्करेंट लिस्ट एनोमरेट करता है जो भी इश्यूज आ रहे हैं वेयर द यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेचर अक्रॉस द कंट्री इज डिजायरेबल बट नॉट रिक्वायर्ड। 7th शेड्यूल से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं हम लोग, कुछ देखिए हर एक अमेंडमेंट को पॉसिबल नहीं है कि हम लोग एक एक अमेंडमेंट उसको देखें। आपने इससे रिलेटेड जो भी है हम लोग करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने ये नहीं देखा है कि हम लोग प्रॉपर 7th शेड्यूल को ही देखें, उसका थोड़ा थोड़ा आइटम हम लोगों ने इकट्ठा किया। बेसिक क्या था, जो भी सिचुएशन इसका न्यूज जो करंट अफेयर्स में है वो क्या है कि क्लाइमेट चेंज और पैंडेमिक की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई है उस पर एक रिव्यू करने के लिए बोला था।
तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या रिलेटेड टू द, अगर आपका एग्जाम में आ जाता है फॉर एग्जाम्पल मेंस में, तो आप क्या लिख सकते हैं, तो आप पूरा ये मटेरियल आप वहां पे डाल सकते हैं, एंड देन यू नीड टू ऐड योर ओन पॉइंट ऑल्सो, अपने अपने पॉइंट थोड़ा देखिए, कहीं ना कहीं आप सर्च करते रहिएगा, कुछ अमेंडमेंट ऐसे होंगे जो अलग कोई अच्छा लिख देगा, रिसेंट अमेंडमेंट आप डाल सकते हैं। पहला अमेंडमेंट क्या है, जो आर्टिकल 249 है, वहां पे ये बोला गया है कि पार्लियामेंट लॉज बना सकता है नेशनल, जो भी आइटम स्टेट लिस्ट में, जो भी सब्जेक्ट लिस्टेड हैं स्टेट लिस्ट में, उन पे लॉज बना सकता है अगर उसको लगता है कि वो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है। सेकंड क्या हुआ कि कुछ ऐसे आइटम्स थे जो कि स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में मूव किया गया है, कौन से एक्ट के द्वारा, अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 कहता है। वो कौन कौन से हैं, आप फ्यू ऑफ देम आर एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, वेट एंड मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। इन सबको मूव किया गया स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। 88 अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, वहां पे एक नया सब्जेक्ट को ऐड किया गया था यूनियन लिस्ट में, दैट इज द टैक्सेस ऑन सर्विसेज। अब जरूरत क्यों है रिफॉर्म्स की, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, एक ये है कि स्टेट जो है वो डिमांड करता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए। देखो, कॉमन सी बात है, ये तो देना ही चाहिए। हम लोगों ने पहले पिछले क्लास में देखा हुआ था, जो आंध्र प्रदेश का 3 कैपिटल बिल्स को लेके आए हुए थे, वहां फेवर एंड अगेंस्ट में देखे हुए थे। तो उनका मेन मकसद क्या है, वहां पे हम लोगों ने जिक्र किया था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी हम लोग नहीं देते हैं, तो इस केस में क्या है कि उस एरियाज का डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर सारी की सारी पावर सेंटर में ही रहती है, तो बाकी एरियाज का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इससे क्या है कि डिवीजन फंक्शन एंट्री अंडर द 7th शेड्यूल गॉट इंक्रीजिंगली एरोडेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। हम लोगों ने देखा हुआ है कि 7th शेड्यूल के में जो भी फंक्शन है, इसको एरोड किया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जरूरी नहीं है कि जो आइटम यूनियन लिस्ट में थे उसको प्रॉपर यूनियन लिस्ट में ही रखा गया, जरूरी नहीं था कि जो आइटम स्टेट लिस्ट में थे उसको स्टेट लिस्ट में ही रखा है, उसको ट्रांसफर भी किया। हम लोगों ने देखा वेरियस अमेंडमेंट 42nd 88 क्या क्या चीजें ऐड भी की गई, क्या क्या चीजें हटाई भी गई। शुरुआत में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया था, तब हम लोग प्लानिंग कमीशन को लेके आए थे 1951 में, ताकि जो भी इश्यूज आ रहे हैं रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी गवर्निंग मतलब स्टेट गवर्नमेंट क्यों अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है, तो उसको प्लानिंग कमीशन लेके आए थे। फिर क्या किया था हम लोगों ने कि जो भी सब्जेक्ट्स थे जैसे फॉरेस्ट, एजुकेशन, ये लग रहा था कि स्टेट जो गवर्नमेंट है वो कैपेबल नहीं है। अगर कैपेबल नहीं, और उनको ये भी लगा कि दीज आर द थिंग्स जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए उनको कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड कर दिया गया था। कुछ ऐसे ग्रीवियंस आ रहे हैं regarding the allocation of residuary power with the center and a general sentiment that the state land needed to be bolstered। एक कमिटी आई हुई थी, राजा मन्नर कमिटी, तमिलनाडु में 1969 में, और दूसरी कमिटी एक आई थी आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, पंजाब में 1973। इन्होंने ये बोला था कि आप कुछ सेवरल जो आइटम्स हैं उसको ट्रांसफर कर दिया जाए स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट से और यूनियन लिस्ट से, एंड वेस्टिंग रेसिडरी पावर इन द स्टेट। आप जो रेसिडरी अच्छा ये बताइए कौन सा आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेसिडरी पावर के बारे में जिक्र करता है? यही एग्जाम में आया हुआ है यूपीएससी 2017 में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा रेसिडरी पावर किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो यही इस कमिटी, इन दोनों कमिटी के द्वारा ये बोला गया था कि कुछ जो भी सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स को आप स्टेट लिस्ट में डाल दीजिएगा, ताकि वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कानून बना सके उन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। एक डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, अगेन वही सेम चीज। तो डिसेंट्रलाइजेशन के देखिए, हम लोगों ने 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो लेके आ गए,
वहां से पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज भी क्रिएट कर दी गई, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, एक्सेप्ट इन फ्यू स्टेट, देयर हैव बीन एक लिटिल प्रोग्रेस देखने को मिल रही है डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से, रूरल में भी और अर्बन में भी। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ जाती है, हम लोग जब आपने कहीं पे इसके बारे में जिक्र किया होगा डिसेंट्रलाइजेशन का, कहीं से पढ़ा होगा 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें क्या था, वहां पे ये एक्ट को लाने में प्रॉब्लम कहां हो रही थी। देखिए, शुरुआत में कई सारी कमिटीज बनाई गई, उससे पहले भी लाइक अमेंडमेंट बिल पास किए गए, लेकिन वो फेल हो गए। हम लोगों ने देखा हुआ था राजीव गांधी के टाइम में भी। फिर ये तो बाद में उसको पास किया गया था नरसिम्हा राव। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि देखिए, जो राज्य सरकारें हैं, अगर आपको पावर दे दिया जाए तो आप ये चाहेंगे कि आपकी पावर बटे किसी और में नहीं। सेम चीज यही है कि जो राज्य सरकारें थी, सरकार ने जो भी स्टेट लेजिस्लेचर थे, वो भी यही चाहते थे कि हमारी पावर उनके पास क्यों जाए। जो राज्य सरकार है वो ये चाहते थे हमारा जो पावर है वो हम लोकल गवर्नमेंट, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो या फिर पंचायत, उनके पास क्यों भेजें। तो यही प्रॉब्लम है कि कुछ अभी भी राज्य ऐसे हैं जहां पे लिटिल प्रोग्रेस देखने को मिला है रिलेटेड टू द डिसेंट्रलाइजेशन। इसकी वजह से वहां पे कोई भी लाइक क्या उनको फंक्शन असाइन किया गया इसके बारे में कोई बात क्लियर नहीं है। क्या फंड अलोकेट किए जा रहे हैं, उनकी जो भी नेसेसिटीज हैं उसको पूरा किया जा रहा है या नहीं। डिसीजन मेकिंग फंक्शनरी आर मोस्ट ड्रॉन फ्रॉम द स्टेट ब्यूरोक्रेसी, वही सेम प्रॉब्लम है। स्टेट ब्यूरोक्रेसी से जो भी डिसीजन मेकिंग फंक्शनिंग होती है ये वहीं से निकल के आती है। चेंजिंग गवर्नेंस नीड, जो भी गवर्नेंस, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नेंस, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा गवर्नेंस का वहीं पे चल रहा है, तो पहला टॉपिक ही हमारा इसी चीज से रिलेटेड है, आप वहां पे भी जरूर देखिएगा। चेंजिंग गवर्नेंस नीड, जो भी गवर्नेंस की जरूरत है उसको भी चेंज करने की जरूरत, लाइक उसको भी जरूरत है कि उसको भी चेंज किया जाए। द नीड ऑफ गवर्नेंस, ये जो स्टैटिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि गवर्नेंस की जो जरूरत है वो आज जो है वो कल भी वही रहेगी। एंड इनको दे आर बाउंड टू चेंज ओवर द टाइम, उनको चेंज करना ही पड़ता है। अब क्या सोचा था 1950 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार क्या क्या चीजें हमारी बदली हैं ये भी देखिए। रहने से लेके सब कुछ, पहनने खाने पीने सब कुछ का चेंज बदला हुआ है, उसी के अनुसार हमारे कानून भी बदले हुए हैं। आपने देखा हुआ था कि 18 साल जो गर्ल्स की एज थी, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 21 साल बोल रहे हैं कि 21 साल कर दिया जाएगा, तो ओबियसली हो ही जाएगा क्योंकि उनकी सरकार है, उनके पास मेजोरिटी है। 21 साल इसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता है। कंसर्न, अभी ये क्लाइमेट चेंज का जो भी कंसर्न आ रहा है या फिर जो टेक्नोलॉजीज जो उभर के आ रही हैं अमंग अदर विच आर नॉट कंसीवेबल एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था तब उस टाइम तो ये क्लाइमेट चेंज था नहीं। क्लाइमेट चेंज तो ये अभी स्टार्ट हुआ, टेक्नोलॉजीज भी इतनी ज्यादा नहीं थी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये इसीलिए जरूरत है कि अब हम लोग जो पावर है 7 शेड्यूल में जो भी आइटम लिस्ट के उसको दोबारा से रिव्यू किया जाए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को भी शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ, उनको भी फ्लेक्सिबल किया जाना चाहिए ताकि वो अलाउ लाइक इनफ टू अलाउ स्टेट टू अडेप्ट एंड इनोवेट, ताकि वो स्टेट्स जो है, राज्य सरकारें हैं या फिर राज्य लेजिस्लेचर, उसको भी अडॉप्ट किया जा सके और उसको इनोवेट किया जा सके। वे फॉरवर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक 2010 में MM पुंसी कमीशन आई थी, उन्होंने ये बोला गया था कि यूनियन should only transfer those subject into the concurrent list which are centrally achieving demonstrable national, मतलब अगर उन सब्जेक्ट को आप कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दीजिए जिन्होंने अचीव कर लिया है जो भी हम लोग की जरूरतें थी नेशनल इंटरेस्ट में। एक देयर इज अ नीड फॉर अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की जरूरत है ताकि वो एक मैंडेटरी कंसल्टेशन हो सके यूनियन और स्टेट्स से
गवर्नमेंट के मीन्स स्टेट से लेजिस्लेचर के बीच में अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। रेसिडरी पावर्स को भी स्प्रैंगलिंग करने की जरूरत है, ओनली एज द लास्ट रिसोर्ट के लिए। प्राइमरी मीन्स में नहीं हम लोगों को करना चाहिए, जब कुछ नहीं मिले तब आप रेसिडरी पावर को यूज किया जा सके फॉर कंप्लीटिंग द एग्जॉस्टिवनेस ऑफ द लिस्ट। और क्या बोल सकते हैं हम लोग वे फॉरवर्ड में, एक पीरियोडिक रिव्यूज की जरूरत है ताकि वो फोकस किया जा सके कि जो भी रिमूविंग एंटिटीज दैट आर ऑब्स्टिकल ड्यू टू सब्सटेंसिव कंटेंट और ऑब्स्टिकल ड्यू टू फॉर्म ऑफ एंटी, जैसे कि 34 एंट्री 34 लिस्ट 1 कोड ऑफ वर्ड फॉर द एस्टेट्स ऑफ रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, सिमिलरली 37 लिस्ट 3 बॉयलर्स एक्सेट्रा, इन सब चीज को ये एंटिटी जो है इसको रिमूव कर दिया जाए क्योंकि इसका कोई भी कंटेंट नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है। एडिंग करना है हम लोगों को जो भी प्रेजेंट डे में, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, टेररिज्म, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसकी जरूरत है इन चीजों को ऐड किया जाए ताकि एक अच्छे से गवर्नेंस किया जा सकेगा और जो कि रिड्यूस कर सकते हैं लेजिस्लेटिव डोमेन्स फॉर द रेसिडरी पावर टू अ मिनिमम। So that's all for today. In the next class we'll be learning a new topic. हम लोग कोशिश करेंगे कि देखते हैं कौन सा टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली लाइक पेशा को लेते हैं। पेशा से रिलेटेड एक करंट अफेयर्स में न्यूज आई हुई है, पंचायत ऑफ एक्सटेंशन एंड शेड्यूल एरियाज, which is going to be equally important for your exam preparation. So if you haven't subscribed to our channel yet, please do it now. Also press the bell icon so that you get the notification of all our upcoming videos. If you have any queries related to our content, that you can either write in the comment section below. I will personally reply to all your doubt and queries within 24 hours. You can also share your feedback with us so that we can improve upon it if required. You can also connect with us through our OCUL website, Facebook page, Twitter page, Telegram channel or email. All these links are provided in the description below. Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our effort. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with OCUL.